अभी तक आपने सुना कि कैसे नारायण भक्त अपनी भक्ति द्वारा भोलेनाथ बाबा के वरदान से एक पुत्र प्राप्त करता है, लेकिन सिर्फ 12 वर्ष तक की उसकी आयु रहेगी। ऐसा सुनकर वह दुखी भी होता है और अपने पुत्र का विवाह न करके उसे पढ़ने काशी भेज देता है। अब सुनिए आगे की कहानी। सोमवार व्रत कथा का अंतिम भाग। उस नगर के राजा की बेटी के लिए जो दूसरा राजा बारात लेकर आया था, राजा ने बारात के ठहरने के लिए बहुत ही अच्छा इंतजाम किया था। बड़े बड़े तंबू शामियाने लगवा कर बारात को वही ठहरा दिया था। दोनों मामा भांजे आपस में सलाह करते हैं, चलो राजा की लड़की की बारात देखकर आए। ऐसा सोचकर दोनों मामा भांजे बारात देखने के लिए आ जाते हैं और उस शामियाने के पास खड़े होकर उन बारातियों का नाच देखने लगते हैं। तभी उस राजा की नज़र सूरज पर पड़ती है, जो राजा राजकुमारी के लिए अपने लड़के की बारात लेकर आया था। राजा का लड़का एक आंख से काना था। राजा को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं उसके बेटे को देखकर राजा बारात को खाली वापस न लौटा दे। लेकिन राजा की नज़र जैसे ही सूरज पर पड़ती है तो उसके मन में विचार आता है कि चलो क्यों ना इस लड़के से बात करके इस लड़के को अपना लड़का बनाकर दूल्हा बना दूं और राजकुमारी के साथ इसका विवाह कर दूं। उसके बाद इसको कुछ धन देकर राजकुमारी को अपने राज्य ले जाऊंगा। किसी को क्या पता चलेगा कि दूल्हा कौन था, बाद में जो होगा तो देखा जाएगा। ऐसा विचार करके उस राजा ने अपने सैनिकों से कहा, वो सामने जो लड़का और उसके साथ दूसरा आदमी खड़ा हुआ है, उन दोनों को मेरे शामियाने के अंदर बुलाकर लेकर आओ। सैनिक अपने राजा की बात सुनकर तुरंत वहां से चले गया और सूरज और उसके मामा के पास आकर उसने कहा, आप दोनों को हमारे महाराज ने अपने शामियाने के अंदर बुलाया है। सूरज और उसके मामा एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सूरज के मामा ने पूछा, ये बताओ राजा हमें क्यों बुला रहे हैं? राजा को हमसे ऐसा कौन सा काम पड़ गया है, और हमने तो कुछ किया भी नहीं है, हम तो सिर्फ बारात का नाच देख रहे हैं। सैनिक सिर झुकाकर सूरज के मामा से कहता है, आप लोगों ने कुछ नहीं किया है, राजा साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं और कोई बात नहीं है, आप डरिए मत, आप हमारे साथ चलिए। सैनिक की बात सुनकर सूरज और सूरज का मामा सैनिक के साथ चल देते हैं। इस तरह दोनों सैनिक के साथ शामियाने में आ जाते हैं। जैसे ही वह लोग शामियाने के अंदर आते हैं, राजा अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथ जोड़कर उनको नमस्कार करके उनका अच्छे से स्वागत करता है और अपने सामने पड़े हुए सिंहासनों पर उन दोनों को बैठने के लिए कहता है। सूरज और उसकी मामा राजा के सामने सिंहासन में बैठ जाते हैं। राजा अपने दोनों हाथ जोड़कर सूरज के मामा से कहता है, मान्यवर मैंने आपको इसलिए बुलाया है, मैं आपके बेटे के साथ राजकुमारी की शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बेटा एक आंख से काना है। मैं आपके बेटे के साथ राजकुमारी की शादी करवाना चाहता हूँ। आप लोग इसके लिए तैयार हो जाए तो मैं आपको बहुत सा धन दे दूंगा। मामा भांजे के चेहरे की तरफ देखने लगा। भांजा अपने मामा से धीरे से कहता है, मामा मैं तो उच्च शिक्षा के लिए काशी पढ़ने जा रहा हूँ, मैं विवाह नहीं करूँगा। राजा साहब सूरज की बात सुनते हैं तो उसके मामा से कहते हैं, मान्यवर ये तो अभी बच्चा है, इसे सही गलत का ज्ञान नहीं है, पर आप तो बड़े हैं, मैंने कहा ना मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा, आप बस शादी का कार्यक्रम करा दीजिए। सूरज का मामा थोड़ी देर सोचता है, फिर अपने मन में कहता है, हमें यज्ञ पूजा करते हुए धन की आवश्यकता पड़ेगी, जीजा जी को संदेश भिजवाएंगे तो धन आने में बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कि मैं अपने भांजे का विवाह कर देता हूँ इस राजा से, जो धन प्राप्त हो जाएगा तो यज्ञ और दान का काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। सूरज का मामा उस राजा से कहता है, ठीक है मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ। राजा सूरज के मामा की बात सुनकर बहुत खुश होता है और फिर सूरज को एक तरफ ले जाकर राजकुमारों की तरह सजा दिया जाता है। फिर राजा सूरज को शादी के लिए लेकर जाता है। शादी का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। इधर महल में राजकुमारी को गौरी माँ की पूजा के लिए एक मंदिर में ले जाते हैं। राजकुमारी गौरी माँ की पूजा करती है। महारानी जी राजकुमारी से कहती है, पुत्री माता जी से प्रार्थना करो कि जिससे तुम्हारी शादी हो उसकी उम्र लंबी हो और तुम्हारा सुहाग हमेशा बना रहे, तुम सदा सुहागन रहो। अपनी माता की बात सुनकर राजकुमारी गौरी माँ से ऐसी ही प्रार्थना करती है। गौरी माँ प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर राजकुमारी को अपना आशीर्वाद देती है। गौरी माँ की मूर्ति का फूल राजकुमारी की झोली में आकर गिर जाता है। राजकुमारी की झोली में जैसे ही फूल गिरता है, महारानी और उनके साथ आई हुई उनकी बहनें और सारी रिश्तेदार की औरतें खुश हो जाती है और राजकुमारी के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, गौरी माँ ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम सदा सौभाग्यशाली रहोगी। फिर राजकुमारी गौरी माँ की पूजा करके वापस महल में आ जाती हैं। शादी के सारे रीति रिवाज शुरू हो जाते हैं और विधिपूर्वक राजकुमारी और सूरज का विवाह संपन्न हो जाता है।
जब राजकुमारी और सूरज का विवाह हो जाता है तो सूरज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अपने मन में कहता, राजकुमारी का विवाह तो मेरे साथ हुआ है और मेरे साथ न जाकर राजकुमारी को उसे कान्हे राजकुमार के साथ भेजेंगे, और ये बात अच्छी नहीं है क्योंकि अब राजकुमारी मेरी पत्नी हो गई है। सूरज अपने मन में सोचता है, पर मैं ये बात राजकुमारी को कैसे बताऊं? ऐसे ही सूरज कुछ देर सोचता रहता है। तभी उसके मस्तिष्क में एक विचार आता है। इधर महारानी राजा से कहती है, महाराज, विवाह का कार्यक्रम सब समाप्त हो चुका है। राजकुमार को राजकुमारी के साथ भोजन करना पड़ेगा। ये भी एक हमारे यहाँ की रीत है। राजा को कोई आपत्ति नहीं थी। महारानी सूरज को अपने साथ ले जाती है। राजकुमारी सूरज एक साथ भोजन करने लगते हैं। राजकुमारी के साथ भोजन करते हुए सूरज सोच रहा था, वो राजकुमारी को कैसे बताएं कि उसकी शादी मेरे साथ हुई है, लेकिन उसे किसी और के साथ विदा किया जाएगा। सूरज की नज़र राजकुमारी के चुन्नी पर पड़ती है। सूरज राजकुमारी से कहता है कि आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी चुन्नी उतार कर दे सकती हैं। राजकुमारी को सूरज की बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य तो लगता है, लेकिन सूरज उसका पति था, इसलिए उसने सूरज से कोई प्रश्न नहीं पूछा और अपनी चुन्नी उतार कर सूरज के हाथ में दे दी। अब सूरज ने चुन्नी तो ले ली, अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस पर लिखे कैसे। सूरज राजकुमारी से कहता है, क्या आपके पास कोई सफेद रंग का कलम होगा या सफेद रंग की स्याही होगी?